जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी प्रश्न पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं आप लोग के समक्ष लाया हूं। और इससे पहले भी महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं करवा चुका हूं। महत्वपूर्ण जो चैप्टर है उसे मैं करवा चुका हूं। तकरीबन पीछे 20 वीडियो है इसका, जाकर उसे देख लें, इसके बाद इसे देखें। उच्च न्यायालय है तो उच्च न्यायालय भाग कितना में 6 में। उच्च न्यायालय का वर्णन कहाँ है? भाग 6 में। और अनुच्छेद आर्टिकल कितना है? आर्टिकल है जो 214 से लेके 231 तक उच्च न्यायालय का वर्णन है। 214 से लेके 231 तक कितने में आता है? भाग 6 में आता है। और आर्टिकल 214 से 231 तक उच्च न्यायालय का वर्णन है। देखिए 214 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ, उसके बाद चलता हूँ आगे। 214 में भाग 4 भाग 6 आर्टिकल 214 से 231 तक। 214 में क्या है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, ये हो गया 214 में। 216 में उच्च न्यायालय का गठन। 216 में क्या है? उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन। और अनुच्छेद 231 में क्या है? 231 में अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 में। और ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में यह प्रावधान लाया गया था कि एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकते हैं। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 में लाया गया था। तो कुछ ये इम्पोर्टेंस हैं उच्च न्यायालय के लिए जो इतना जानना जरूरी है। और भी इम्पोर्टेंस है जो प्रश्न के जरिए मैं देख लूंगा। और इस पीडीएफ के अंत में मैं एक नोट्स भी ऐड किया हूं। उसमें उच्च न्यायालय का जहां जहां मुख्यालय नहीं है, किसी राज्य के मुख्यालय उसके राजधानी में नहीं है, उन उच्च न्यायालयों को मैं एक नोट्स के जरिए वहां पर ऐड कर दिया हूं। लास्ट में उसे भी हम लोग देखेंगे क्योंकि वो काफी महत्वपूर्ण है। हमेशा पूछा जाता है कि फलना उच्च न्यायालय का कौन से फलना राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। और जहाँ जो उच्च न्यायालय का अपने राजधानी में नहीं है, किसी और जगह है, उससे हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे बहुत से ऐसे उच्च न्यायालय उनका मुख्यालय उस राज्य की राजधानी में नहीं है, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहला उच्च न्यायालय से प्रश्न क्या पूछा है, फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? तो भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये तो सही है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये गलत है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी गलत है। और उच्च न्यायालय एक लोकहित से संबंधित आवेदन को स्वीकार कर सकता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो उच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते संबंधित राज्य के सामयिक निधि से दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी से दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। जो राज्य में उच्च न्यायालय है उस राज्य के सामयिक निधि से दिया जाता है, यानी कि संचित निधि से। अनुच्छेद 202 के 3 के तहत उस राज्य के संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते देने का प्रावधान किया गया है। जबकि इनका पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर कर जाएंगे तो इनका पेंशन भारत सरकार के अनुच्छेद 112 के 3 के तहत इन्हें पेंशन भारत सरकार के संचित निधि से दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहता है? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन भारत की संचित निधि से। अभी हमने बता दिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन अनुच्छेद 112 जो विनियोग अधिनियम अनुच्छेद 112 के तहत जारी करके भारत के संचित निधि से उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों को पेंशन दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 में कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्त की आयु क्या होती है? तो उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्त 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 58 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 62 वर्ष होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु। 62 वर्ष होती है। ए में 65 वर्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होती है। पहले 1963 से पहले यह 60 वर्ष हुआ करती थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त पहले 60 वर्ष हुआ करती थी 1963 से। ठीक है, उसके बाद संशोधन करके 62 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में क्या है? प्रश्न नंबर 5 को देख लें। तो प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है देख लें। तो कथन है भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। बिल्कुल सही है। फिलहाल के सिनेरियो में 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। सही है, 25 उच्च न्यायालय हैं। उसमें से राज्यों में 24 हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में। और यदि वर्तमान में देखें तो राज्यों में 23 हैं उच्च न्यायालय, और अब 2 हो गए हैं, एक दिल्ली और एक जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश में और 23 राज्यों में उच्च न्यायालय हैं। तो 25 कुल 25 हो गए, 23 राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में 2, तो 25। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही उच्च सामूहिक उच्च न्यायालय है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय, ये भी सही है। और जम्मू कश्मीर का भी स्वयं का उच्च न्यायालय है। 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 1, 2 और 3 सभी के सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर। कितना नंबर प्रश्न था? ये 5 था। 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में क्या कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में 18 उच्च न्यायालय, गलत बात है। देश में 18 उच्च न्यायालय फिलहाल में नहीं है। देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है। लेकिन ये प्रश्न पूछा गया था 2001 में। प्रश्न देखिए 2001 में पूछा गया था। तो उस संदर्भ में 2001 में उस संदर्भ में यदि देखा जाए तो सही हो सकता है, लेकिन वर्तमान में यह गलत है। ठीक है, वर्तमान में यह गलत है। उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक है, ये भी गलत है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि दिल्ली का और अभी के देखें कश्मीर का भी है। चौथा,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन सही आंसर है इस प्रकार डी मेरा सही आंसर होगा, डी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है, केवल 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं, उस समय जिस समय क्वेश्चन पूछा था उस समय के अनुसार वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं, इस समय के अनुसार डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या है। तो यदि प्रश्न जिस समय पूछा था उस समय 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं आईएएस प्री में, सॉरी ये प्रश्न शायद एक प्रश्न छूट गया है दोस्तों, एक प्रश्न इसमें छूट गया है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, ये 2008 में पूछा गया था। तो उस समय उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में 21 थी। 2008 में 2008 में उच्च न्यायालय की संख्या 21 थी, लेकिन आज के दरमियान देखें तो उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 की ओर, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है, किसके अधीन होता है, प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो किसके अधीन होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के अधीन होता है। ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही आंसर होगा। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के लिए अधीन होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 में कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आते हैं, संवैधानिक अधिकार है परमादेश जारी करना, सांविधिक अधिकार है परमादेश जारी करना, मौलिक अधिकार है परमादेश जारी करना। तो उच्च न्यायालय जो परमादेश जारी करता है वो उसका तीनों अधिकार है, संवैधानिक भी है, सांविधिक भी है और मौलिक भी है। उच्च न्यायालय आर्टिकल आर्टिकल 32 के तहत, उच्च न्यायालय कितना, आर्टिकल 32 के तहत, सॉरी 226 के तहत उच्च न्यायालय है जो 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत 226 के तहत रीट जारी करते हैं, मूल अधिकार की रक्षा के लिए रीट जारी करते हैं। उसमें 5 प्रकार के रीट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा संबंधित रीट जारी करते हैं। किंतु उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकार, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकार की रक्षा के लिए इन्हें निकाल सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। और उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार की रक्षा के लिए जो रीट जारी करते हैं वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करते हैं, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10th की ओर चलते हैं। 10th में क्या कह रहा है, किसी उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। कौन सा उच्च न्यायालय ने ऐसा फैसला दिया, 1994 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो वह कौन सा उच्च न्यायालय था जो यह फैसला दिया था कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रावधान फैसला दिया था, ठीक है। और वो केस था रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी। 1994 में यह केस मामला आया था जिसमें 3 तलाक, एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी माना गया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 प्रश्न में है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्न उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बात किसकी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हो रही है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो आपको अरब सागर की ओर है, किधर, सॉरी, बंगाल की खाड़ी की ओर है। तो उस साइड कोलकाता उच्च न्यायालय की ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा। किसके क्षेत्राधिकार में? कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आती है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बता दूं, वर्तमान में 25 राज्यों में से 7 ऐसे राज्य हैं, 7 ऐसे राज्य हैं जिनके उच्च न्यायालय, जिनकी आधिकारिक एक से अधिक राज्यों में या संघ राज्यों में आते हैं। 7 ऐसे राज्य कौन कौन हैं? बॉम्बे उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। 7 ऐसे हैं जो केंद्र शासित प्रदेश एवं किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय, एक ही उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं। तो ये सातों याद रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसी को मैं आगे बताया हूँ। तो लास्ट के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के यदि वीडियो को अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें ताकि और लोगों को फायदा हो सके इससे। मेरा मोटिव यही है कि ऐसा पढ़ाई करो कि दूसरों को भी फायदा हो, और जिसके पास बुक की अवेलेबल नहीं हो रही है वो भी इस वीडियो से पढ़ करके अपने एग्जाम को क्रैक करने का सपना देख सके। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 12th की ओर। 12th में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो कौन है, देख लीजिए। इसमें से बॉम्बे उच्च न्यायालय है। 4 को तो अभी हमने 7 जगह बताए थे, उसमें से इलाहाबाद नहीं था, दिल्ली नहीं था, गुजरात नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। बॉम्बे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। बॉम्बे में गोवा भी आता है, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव भी आते हैं। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? इसके बारे में भी उस नोट्स में दिया गया है ऐसे। तो निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2005 में। 2005 में 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। उस समय ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होता है। 2005 के अनुसार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। क्या? क्योंकि मणिपुर में अपना उच्च न्यायालय 2005 में नहीं थी। अब मणिपुर में भी उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर दी गई है, जिसके कारण ये प्रश्न का फिलहाल करंट सिनेरियो में देखा जाए तो एक भी आंसर नहीं होगा, कोई भी आंसर इसका सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी यदि 2005 के अनुसार देखें तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, 2005 के अनुसार। और 2013 में मणिपुर उच्च न्यायालय की भी स्थापना कर दी गई है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14। 2008 के छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? 2008 में छत्तीसगढ़ मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो ऑप्शन नंबर ए राजीव गुप्ता थे। ऑप्शन नंबर ए राजीव गुप्ता थे। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 नंबर प्रश्न में क्या है? 15 नंबर में है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। 2013 में किन राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये आपको बताना है। तो अब बताइए।
कौन कौन राज्य थे? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। 2013 की बात कर रहा है। 2013 में भारत के 2 ऐसे राज्य थे। 2013 में भारत के 3 ऐसे राज्य थे, वहां अपना उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट का स्थापना या गठन की गई थी। वो 3 राज्य कौन थे? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ममे ममेत्री याद रखिए, उससे आपको याद हो जाएगा। ममेत्री, म से मेघालय, म से मणिपुर, मे से मेघालय, ती से त्रिपुरा। 2013 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन इसमें क्या है? एक है मेघालय और एक है त्रिपुरा। मणिपुर तो है नहीं, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 और 4 मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? तो ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं? 2008 की ओर, यदि 2008 में पूछा गया प्रश्न है, उसमें भी संघ राज्य क्षेत्र को शामिल नहीं करना है। ये भी कह दिया है प्रश्न में, संघ राज्य क्षेत्र का शामिल नहीं करना है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे कितने राज्य हैं जो उच्च न्यायालय के अधिकारिता में एक से अधिक राज्य आते हैं? एक से अधिक राज्य आते हैं, ऐसे कितने राज्य हैं? तो ऑप्शन नंबर, फिलहाल में देखें तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा फिलहाल में। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है, क्योंकि संघ राज्य छोड़ दिया जाए, 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके आधिकारिक क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम गुवाहाटी में आते हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय, इसमें महाराष्ट्र और गोवा आता है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा आता है। तो ये 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं, 7 में से 3 ऐसे हैं जो केवल राज्यों के लिए, एक से अधिक राज्यों के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? सबसे अधिक बेंच है, ये प्रश्न देख लिया कब पूछा है? 2007 में पूछा गया प्रश्न है। सबसे अधिक बेंच किस उच्च न्यायालय की है? तो ये बता पाना जब आपको जानकारी होगी। देखिए, अभी हमने 3 राज्यों के लिए देखा था कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। तो कितने उच्च न्यायालय? 3 आ रहे हैं। लेकिन जब यह प्रश्न पूछा गया था 2007 में, उस समय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा भी आया करती थी। तो उस अनुसार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 2007 के अनुसार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। लेकिन फिलहाल में ऑप्शन ए और ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा, फिलहाल में देखा जाए। क्योंकि ऑप्शन ए में भी, कोलकाता उच्च न्यायालय में भी, कोलकाता उच्च न्यायालय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय में कौन कौन आता है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोलकाता उच्च न्यायालय में एक तो पश्चिम बंगाल हुआ, और अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर। तो 3 आते हैं वहां भी, और 2 आते हैं, 3 आते हैं यहाँ भी, असम में भी। तो इस प्रकार आज के दौर में आंसर ए और बी सही होगा। लेकिन 2007 में प्रश्न पूछा गया था, उस समय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कितने बेंच आते थे? तो 6 बेंच आया करते थे गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। ठीक है, तो 2007 के अनुसार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? कौन सा मामला उच्च न्यायालय के भी अधिकार क्षेत्र में आता है और उच्चतम न्यायालय के भी अधिकार क्षेत्र में आता है? केंद्र एवं राज्य के बीच के विवाद, ये तो देखता है उच्चतम न्यायालय, ये नहीं आएंगे। तो राज्यों के परस्पर विवाद, ये भी उच्चतम न्यायालय देखता है, ये भी नहीं आएगा। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, ये भी उच्चतम न्यायालय देखता है, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय भी देखता है और उच्चतम न्यायालय भी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की। 19 में कहा जा रहा है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है। क्या कह रहा है
कि जिसमें कार्यपालिका कहा जाता है कि ऐसा कार्य करे जो प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत, माने अपने शक्ति के अंतर्गत वो अपना काम करे। तो इस रीट को क्या कहते हैं? तो ऐसे रीट को मैंडमस कहा जाता है। मैंडमस परमादेश कहा जाता है। हम आदेश देते हैं कि इस प्रकार के याचिका द्वारा कार्यपालिका से उक्त कार्य को करने के लिए कहा जाता है, प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत आता है। मैंडमस, ऐसे को क्या कहते हैं? मैंडमस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी उच्च व्यक्ति या अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय उसके दायित्व के लिए लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? लेख जारी करके कहता है किसी व्यक्ति अथवा संस्था को, तो ऐसे मूल अधिकार को परमादेश कहा जाता है। परमादेश कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 21 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार मुख्य राज्य के मुख्य क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। बाकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार नहीं आता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में क्या कहा जा रहा है? 22 में है निम्नलिखित में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? कौन सा ऐसा रीट है तो न्यायालय में कार्यवाही लंबित है तो उस समय लागू की जाती है? तो वो कौन सा रीट है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन को जारी किया जाता है जब न्यायालय में लंबित रहे, कार्यवाही लंबित रहता है, तब निचली न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रीट जारी करके मामले को अपने पास मांग लेता है। तो प्रोहिबिशन कहते हैं या प्रतिषेध कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में कहा गया है कि 23 में एक उच्चतम न्यायालय उच्च अधिकारी प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। एक उच्च अधिकारी के लिए जो रीट जारी की जाती है, उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है, वो किस प्रकार क्यों जारी की जाती है? कहने का मतलब ये है क्यों जारी की जाती है। तो एक अधीनस्थ न्यायालय को वह निरीक्षण यानी रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे, इसलिए जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य पद्धति के परीक्षण करती है? तो अभी जस्ट ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण है जो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति को निरीक्षण करती है, उत्प्रेषण। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न नंबर टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 का प्रश्न थोड़ा लंबा है। दो कथन दिए गए हैं और एक कारण है, एक कथन एक कारण है। कौन सही है कौन गलत है? न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अथवा जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोट में आता है। न्यायालय की अवमानना के कोट में आता है। क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है, न्यायालय की अवमानना के कोट में आता है। न्यायिक सक्रियता बाद न्यायपालिका को अवमानना पूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना ही कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। तो ये भी सही है, आर भी सही है और ए भी सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 26 की ओर चलते हैं।
ऑप्शन नंबर 26 में क्या है? 26 में है, क्वेश्चन नंबर 26 में, इसमें भी कथन और कारण दिया हुआ है। जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। बिल्कुल सही है। जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करती है। इस प्रकार 25 का आंसर ऑप्शन नंबर ए मेरा, 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नहीं 27 में 26 का आंसर ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में, 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन में भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। बिल्कुल सही है, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी करती है, ये भी सही है। कथन भी सही है, कारण भी सही है। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण भी देता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 में बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ में के समक्ष है का प्रकार है, वो कैसा प्रकार है? परमादेश याचिका है, स्वात्व स्वत्वाधिकार मुकदमा है, टाइटल सूट है, क्षतिपूर्ति का दावा है, या न्यायिक पुनरीक्षण याचिका है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, वह टाइटल सूट है, स्वत्वाधिकार मुकदमा है। जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो विवाद था वह स्वत्वाधिकार मुकदमा है, यानी टाइटल सूट है। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। जिला न्यायाधीश जब संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? जिला न्यायाधीश शब्द किस अनुच्छेद में आया? तो जिला न्यायाधीश शब्द है संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत आया है। जिला न्यायाधीश संविधान के 233 के तहत जिला न्यायाधीश का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 233 के तहत। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न की ओर 30 नंबर प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हो गया ये। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो जिला न्यायाधीश किस अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के अंतर्गत, सेशन न्यायाधीश, अधिकरण न्यायाधीश के अंतर्गत, या लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, अधिकरण न्यायाधीश के अंतर्गत। जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होंगे, किसके अंतर्गत? तो अधिकरण न्यायाधीश के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है। जिस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। सेकंड नंबर कथन है, उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता है। तो ये गलत है, नहीं कर सकता है, ये गलत है, कर सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कथन मेरा केवल एक सही है, ए ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है, केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। 32 में क्या है? एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसको अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या राज्य के राज्यपाल को? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बात और यहाँ पर है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं,
ये सही बात है, लेकिन शपथ जो दिलाते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, वो राज्यपाल दिलाते हैं। ये क्वेश्चन काफी फंसाएगा। राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। परंतु शपथ दिलाते हैं उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। ठीक है। और त्याग पत्र कौन लेंगे? वो भी त्याग पत्र राष्ट्रपति ही लेते हैं। उनका त्याग पत्र भी राष्ट्रपति दिया जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में मुख्य न्यायाधीशों को जो स्थानांतरण होता है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में कहा जा रहा है, किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दिया? वो कौन न्यायमूर्ति थे? 2011 में उनके खिलाफ प्रस्ताव, महाभियोग जैसा प्रस्ताव पास किया गया था। तो वो कौन मुख्य न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति थे? तो वो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। इनके खिलाफ महाभियोग जैसा प्रस्ताव लाया गया था और ये त्यागपत्र दे दिए थे। वो प्रस्ताव आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 की ओर। 34 में कह रहा है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। इन्होंने यह बताया था कि भारत में चलित न्यायालय होनी चाहिए। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, भगवती न्यायमूर्ति, भगवती या श्री राजीव गांधी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहे थे कि भारत में एक चलित उच्च न्यायालय होनी चाहिए। चलित उच्च न्यायालय की अवधारणा दिए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में कहा जा रहा है, प्रिवेंटिव इंटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है कितने माह तक या कितने वर्ष तक? तो एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। कितने? 3 माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर, ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर था उसका। प्रश्न नंबर 36 की ओर। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो ये विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है? तो ऑप्शन नंबर 4 दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, न्यायाधीश एच.आर. खन्ना ने यह अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। एच.आर. खन्ना जी ने कहा है। तो 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे एच.आर. खन्ना ने, तो इन्होंने रिपोर्ट में फैसला समर्थन किया था कि 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में कह रहा है, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? लोक अदालत के संदर्भ में, तो लोक अदालत की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित है। कौन सही है? तो ये गलत है। लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है जो सिविल न कि आपराधिक प्रकृति हो, ये भी गलत है। और ऑप्शन है, प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत तथा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। ये गलत है। कोई भी डी में उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है, कोई कथन सही नहीं है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। ये लोक अदालत का राइट है। ठीक है। दीवानी एवं आपराधिक मामलों पर भी विचार कर सकता है लोक अदालत। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, और इसके बाद एक मैं नोट्स दूंगा जिसमें ऐसे महत्वपूर्ण राज्यों का
जहां उनके उच्च न्यायालय उनकी राजधानी में ना होकर के उनके अन्य शहरों में स्थापित किए गए हैं, और कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका एक से अधिक, एक ही उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में एक से अधिक राज्य आते हैं या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। ऐसे कुछ प्रश्न बनते हैं, जिसका मैं कुछ ऐड कर दिया हूँ इसमें, लास्ट में वो है। यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन में देखता हूँ। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है और आपराधिक मामलों की नहीं। ग्राम न्यायालय, तो ये सही है या गलत है? क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही नहीं है। कथन 2 में, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादी को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। केवल दो सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। तो चलिए मैं ये नोट्स को देख लेता हूँ। उच्च न्यायालय कहाँ उच्च न्यायालय, उनकी मुख्यालय कहाँ है, उनका क्षेत्रीय अधिकार में कौन कौन आते हैं? देखिए उच्च न्यायालय में सबसे पहले उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश, उनकी मुख्यालय और न्यायिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का मुख्य न्यायालय कहाँ है? ये इलाहाबाद में है। ऐसे न्यायिक क्षेत्राधिकार का पीठ एक लखनऊ में है, लेकिन उनकी जो मुख्यालय है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में है, जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में ना होकर के इनकी मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यालय, उच्च न्यायालय की मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन इलाहाबाद होगा ही, तो इलाहाबाद होगा। ठीक है। और आपसे छत्तीसगढ़ का, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ का भी राजधानी है, वहाँ मुख्यालय नहीं दिया गया है। छत्तीसगढ़ में जो उच्च न्यायालय का मुख्यालय है वो बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ दिया गया है? तो बिलासपुर में। इस प्रकार असम की मुख्यालय कहाँ है? असम का दिसपुर होता है राजधानी, परंतु उसका मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी में है। उस असम उच्च न्यायालय का मुख्यालय गुवाहाटी में है। असम के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में असम आते हैं, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, और 2013 से पहले मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम भी, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय भी आया करती थी, लेकिन 2013 के बाद इसे हटा दिया गया है। वहाँ अलग अलग उच्च न्यायालय बना दी गई है। इसके अनुसार असम की उच्च न्यायालय का मुख्यालय गुवाहाटी में है, ना कि उसकी राजधानी में। तो अब देखिए आगे गुजरात। इसी प्रकार गुजरात भी ऐसे राज्य हैं जिसकी मुख्यालय उसकी राजधानी में ना होकर के कहीं और दिया हुआ है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, परंतु इसकी मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। ये याद रखने की बहुत आवश्यक है दोस्तों, नहीं तो फिर ऐसे ही प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। और ऐसे केरल है। केरल की राजधानी तो जानते हैं कहाँ पर है, परंतु उनकी मुख्यालय कहाँ दिया हो? एर्नाकुलम में दिया है। केरल राज्य की उच्च न्यायालय का मुख्यालय एर्नाकुलम में दिया है। और केरल के क्षेत्राधिकार में एक लक्षद्वीप आते हैं। उसी प्रकार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में है। उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? कटक में है। उड़ीसा का कटक में। उसी प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय जोधपुर में है, जयपुर में नहीं, जोधपुर में है राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय। और उस प्रकार उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल में। कहाँ? नैनीताल में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्यालय नैनीताल में। उनके राज्य की राजधानी में नहीं होकर के नैनीताल क्षेत्र में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्यालय गठित की गई है, नैनीताल में। बम्बई उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बम्बई में है, महाराष्ट्र के बम्बई में बम्बई उच्च न्यायालय का मुख्यालय। और बम्बई के क्षेत्राधिकार में गोवा, दादर और नगर हवेली आती है। बम्बई के क्षेत्राधिकार में कौन कौन आता है? गोवा, नगर और दादर और नगर हवेली। गोवा,
दादर और नगर हवेली आता है बम्बई के क्षेत्र में, क्षेत्राधिकार में। कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कलकत्ता में ही है कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्यालय। लेकिन इसके जो अधिकार क्षेत्र में आते हैं तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और वेस्ट बंगाल भी आते हैं। और चेन्नई उच्च न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है? तमिलनाडु में है। कुछ इसमें ऐसे भी कुछ हैं जिनका मुख्यालय राजधानी में है, लेकिन उसको इसमें इसलिए ऐड किया गया है कि उसके क्षेत्राधिकार में और भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, इसलिए इसमें इसमें ऐड कर दिया हूँ। और इसमें ऐसे भी हैं जहाँ उनके राजधानी क्षेत्र में नहीं आते हैं और ऐसे उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहीं और स्थापित किया गया है, तो इसलिए इसे दोनों मिक्स करके बनाया गया है। तो इसे याद रखना काफ़ी आसान है दोस्तों, ये याद रखें, ये ही याद रखें, इतना याद रखेंगे तो बाकी और कहीं से भी पूछ दिया जाए तो उसकी उच्च न्यायालय की मुख्यालय तो उनकी राजधानी में ही है, बाकी राज्यों में, बाकी और भी जो भी बचे हुए राज्य हैं उनकी राजधानी उनके मुख्यालय राजधानी में ही है। तो यहाँ तक मैं बता दिया हूँ। ऐसे एक पंजाब उच्च न्यायालय है जहाँ चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा भी आती है। और 2013 में 3 बने थे, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। और 19 में एक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश भी बना दिया गया। अब टोटल उच्च न्यायालय की संख्या 25 हो चुकी है। इसके साथ ही स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ। इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के अपना ख्याल रखें। जय हिंद।